हम सभी जानते हैं कि 1914 से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यह महायुद्ध विचारधाराओं का युद्ध था, जिसमें एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसा देश शामिल था जो डेमोक्रेसी की बात करता था, लोक कल्याण की बात करता था, और दूसरी ओर जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसा देश था जिन पर तानाशाही का आरोप था। और इसी दो विचारधाराओं में धीरे 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 पूरा विश्व बंटता हुआ चला गया। एक दूसरे का पक्ष लेते हुए लोग खड़े होते चले गए और यह एक विश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। गांधी जी ने भारतीयों से आग्रह किया, भारतीयों से निवेदन किया कि वे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को, इंग्लैंड को हर संभव सहायता दें, सहयोग दें, क्योंकि गांधी जी को ये आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध में विजय हासिल करने के उपरांत ब्रिटिश सरकार भारत में स्वशासन देने की दिशा में पहल करे। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इंग्लैंड की विजय हुई। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति जो नीतियां अपनाया, उससे भारतीयों पर तुषारापात हो गया। गांधी जी का अंग्रेजों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया और वे अब अंग्रेजों को सहयोग देने के बदले असहयोग की नीतियां अपनाई। आखिरकार कौन कौन सी ऐसी बातें थी कि गांधी को ब्रिटिश राज का कट्टर विरोधी बना दिया? मित्रों, 4 घटना का उल्लेख यहां करना चाहेंगे आपके बीच हम, और वो घटना थी रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन का रिपोर्ट और खिलाफत का प्रश्न। ये चारों ऐसी घटना थी जो अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश राज के ऊपर, उसके मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि रॉलेट एक्ट के माध्यम से उन्होंने ये नीतियां बनाई कि संदेह के आधार पर हम किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर सकते हैं। उस पर अमृतसर का जालियांवाला बाग, जहां 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों की संख्या में लोग एकजुट होकर के शांतिपूर्ण तरीका से सभा का आयोजन कर रहे थे, उसी सभा पर बिना किसी सूचना के अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम। मित्रों, आज आपके सामने हम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ एक रोचक, ज्ञानवर्धक टॉपिक को लेके आए हैं, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि असहयोग यानी किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना। किसे सहयोग नहीं करना, किस प्रकार का सहयोग नहीं करना, और इसके विकल्प के रूप में क्या व्यवस्था देना। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है, आखिरकार
इस प्रकार के आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, अर्थात असहयोग आंदोलन के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसका स्वरूप क्या था, इसका विस्तार कहां तक हुआ और इस संपूर्ण आंदोलन के क्रम में क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई, क्या क्या बदलाव किए गए, इस आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा ब्रिटिश सरकार का और अंत में यह आंदोलन कहां तक पहुंचा, यह क्यों स्थगित हो गया और स्थगित होने के उपरांत किस प्रकार का माहौल बना, कैसी परिस्थितियां बनी, क्या सोच गांधी के प्रति लोगों की बनी, इन तमाम मुद्दे पर हम विस्तार से आसान भाषा में सरल तरीका से आपके सामने बड़े बड़े इतिहासकारों का राय प्रस्तुत करेंगे। बंधुगण, असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत का पहला जनव्यापी आंदोलन था। अगर ये कहें कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक अंग्रेजी राज के खिलाफ पहली बार लोग खड़ा हुए और सहयोग आंदोलन में, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। आखिरकार इस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ गई, बड़ी रोचक इसके पीछे कथा भी है और व्यथा भी है। हम सभी जानते हैं कि 1914 से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यह महायुद्ध विचारधाराओं का युद्ध था, जिसमें एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसा देश शामिल था जो डेमोक्रेसी की बात करता था, लोक कल्याण की बात करता था, और दूसरी ओर जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसा देश था जिन पर तानाशाही का आरोप था। और इसी दो विचारधाराओं में धीरे 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 पूरा विश्व बंटता हुआ चला गया। एक दूसरे का पक्ष लेते हुए लोग खड़े होते चले गए और यह एक विश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के क्रम में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत पहुंचकर गांधी जी ने भारतीयों से आग्रह किया, भारतीयों से निवेदन किया कि वे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को, इंग्लैंड को हर संभव सहायता दे, सहयोग दे, क्योंकि गांधी जी को ये आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध में विजय हासिल करने के उपरांत ब्रिटिश सरकार भारत में स्वशासन देने की दिशा में पहल करेगा। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इंग्लैंड की विजय हुई। इस विजय के पश्चात
अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति जो नीतियां अपनाया, उससे भारतीयों पर तुषारापात हो गया। गांधी जी का अंग्रेजों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया और वे अब अंग्रेजों को सहयोग देने के बदले असहयोग की नीतियां अपनाई। आखिरकार कौन कौन सी ऐसी बातें थी कि गांधी को ब्रिटिश राज का कट्टर विरोधी बना दिया? मित्रों, 4 घटना का उल्लेख यहां करना चाहेंगे आपके बीच हम, और वो घटना थी रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन का रिपोर्ट और खिलाफत का प्रश्न। ये चारों ऐसी घटना थी जो अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश राज के ऊपर, उसके मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि रॉलेट एक्ट के माध्यम से उन्होंने ये नीतियां बनाई कि संदेह के आधार पर हम किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर सकते हैं, उस पर मुकदमा चला सकते हैं और बंद कमरा में उसे सजा सुना सकते हैं। और जिसे बंदी बनाया गया है, ना तो वे सफाई दे सकता है, ना अपील कर सकता है, ना वकील रख सकता है, और इसीलिए भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दिया। इस एक्ट के खिलाफ देशव्यापी रॉलेट सत्याग्रह चलाए गए और इसी का एक केंद्र था अमृतसर का जालियांवाला बाग, जहां 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों की संख्या में लोग एकजुट होकर के शांतिपूर्ण तरीका से सभा का आयोजन कर रहे थे। उसी सभा पर बिना किसी सूचना के अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 379 लोग इसमें मारे गए, जबकि वास्तविक मृतकों की संख्या हजारों में थी। बड़ा भयावह यह दृश्य था। हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे, और जब इसका विरोध किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हुई, तो अंग्रेजों ने इसे लिपापोती करने हेतु हंटर कमीशन का गठन किया, और हंटर कमीशन ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को एक छोटी सी मानवीय भूल की संज्ञा दिया और इसके सबसे बड़े अभियुक्त माइकल ओडायर को दोष मुक्त करार दिया। मित्रों, कितनी दुखद यह घटना थी, जहां हजारों निर्दोष भारतीयों को गोली से भून दिया गया, उसे छोटी मानवीय भूल की संज्ञा दी गई। यही दिखाता है भारत की दास्ता को, भारत के दुख को, भारत की गुलामी को, भारत की स्थिति को। जब दूसरी ओर कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की न्यायिक जांच हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कमेटी बनाया, तो मालवीय आयोग ने पूरी तरह से इस घटना के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार माना। कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के सबसे बड़े अभियुक्त माइकल ओडायर को 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर के उनकी हत्या कर दी। और फिर चौथी घटना, खिलाफत के प्रश्न की हम चर्चा किए, क्योंकि अंग्रेजों ने
भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारी विजय होती है तो हम खलीफा के सम्मान को बरकरार रखेंगे, तुर्की की अखंडता को बचाकर रखेंगे। लेकिन अंग्रेज अपने वायदे से मुकर गया, खलीफा को अपमानित किया, तुर्की को खंड खंड में बांट दिया। और इसीलिए भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया। यानी यही 4 घटना, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन का रिपोर्ट और खिलाफत का प्रश्न, असहयोग आंदोलन हेतु परिस्थितियों का निर्माण किया। मित्रों, महात्मा गांधी का विश्वास ब्रिटिश राज में समाप्त हो चुका था। महात्मा गांधी अब समझ रहे थे कि संवैधानिक तरीका से हम स्वशासन हासिल नहीं कर सकते हैं, हमें अंग्रेजों को भारतीयों की ताकत को दिखाना है। लेकिन यह ताकत अहिंसक तरीका से, शांतिपूर्ण तरीका से दिखनी चाहिए। फलतः गांधी जी के आह्वान पर 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने पूर्ण रूप से पारित किया। महात्मा गांधी इस अधिवेशन में घोषणा किए कि अगर यह आंदोलन हमारे नीतियों पर चली, 1 साल के भीतर भारत को हम स्वराज्य दिला देंगे। गांधी का यह आह्वान काफी रंग लाया। गांधी जी बताए कि यह असहयोग आंदोलन 2 भागों में बंटकर चलेगा। एक होगा बहिष्कार यानी कि बाइकआउट, और दूसरा होगा स्वदेशी, साथ में रचनात्मक कार्यक्रम। बहिष्कार के तहत महात्मा गांधी जहां ब्रिटिश कोर्ट का बहिष्कार, अंग्रेजी विधानमंडल का बहिष्कार, विभिन्न पदों का बहिष्कार, उपाधि के बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज के बहिष्कार, सरकारी संगठनों के बहिष्कार, सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी और रचनात्मक कार्यक्रम के तहत गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योग के विकास, स्वदेशी स्कूल कॉलेज की स्थापना, तमाम झंझटों को पंचायत के माध्यम से सुलझाने, खादी वस्त्र पहनने आदि पर बल दिया। महात्मा गांधी ने बहिष्कार के तहत सभी प्रकार के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर सबसे ज्यादा बल दिया, क्योंकि गांधी जानते थे अगर अंग्रेजों की कमर को तोड़ना है तो बहिष्कार सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। और ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते पूरे भारत में विदेशी वस्तुओं का व्यापक स्तर पर बहिष्कार होने लगा। फलतः इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं का अनुपात आधा से भी कम हो गया। असहयोग आंदोलन भारत का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी ने नेतृत्व किया। हालांकि स्थानीय स्तर पर बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास आदि क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कहते हैं
कि असहयोग आंदोलन के क्रम में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 ईस्वी में, और पूरे भारत में इसका बहिष्कार किया गया। लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर लिया, सड़कें वीरान हो गई। अर्थात प्रिंस ऑफ वेल्स को पूरी तरह से अपमानित करने के उद्देश्य से, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों की भावना को बताने के उद्देश्य से इस प्रकार के बहिष्कार का आयोजन किया गया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के कथनानुसार, उनके निर्देशानुसार पूर्णतः अहिंसक तरीका से चला। हालांकि इस आंदोलन के क्रम में छिटपुट हिंसा होने का भी प्रमाण मिलता है। इसमें एक घटना है केरल का मालाबार तट, जब मोपला किसानों ने विद्रोह किया, जमींदारों के द्वारा इसे दबाए गए और इस क्रम में लगभग 10,000 मोपला मारे गए। आमतौर पर हम सभी देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, महिलाएं, पुरुष, छात्र, किसान, मजदूर आदि सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अंग्रेजी राज भारतीयों की ताकत से घबरा गया। लग रहा था कि आजादी अब मिलने ही वाली है। कांग्रेस इस आंदोलन को और तेज कर रहे थे। महात्मा गांधी बारदोली में रहकर एक व्यापक आंदोलन और चलाने की रणनीति बना रहे थे। लेकिन इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने सबों को यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया आगे क्या होगा। और यह घटना थी चौरी चौरा कांड। मित्रों, दिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी की है। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर बड़े पैमाने पर किसान सभा कर रहे थे। यह सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से चल रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस सभा पर लाठीचार्ज किए गए। कई किसान घायल हुए। फलतः आक्रोशित किसानों ने चौरी चौरा थाना को घेर लिया, उसमें आग लगा दिया, जिसमें जलकर 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और असहयोग आंदोलन के क्रम में इतनी बड़ी घटना, हिंसक घटना, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, इस घटना से महात्मा गांधी आहत हुए, निराश हुए। वे बारदोली में थे। उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज इसका बहाना बनाकर जिस हिंसा के रास्ता को अपनाएगा, इससे आंदोलनकारियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और फिर कभी ऐसा ना हो इस प्रकार का व्यापक आंदोलन में शामिल होने से लोग कतराएं। और तमाम मुद्दों पर विचार करते हुए गांधी जी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और अंत में 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। गांधी जी के इस प्रकार की घोषणा से पूरा देश स्तब्ध रह गया, क्योंकि सबों की आशा और आकांक्षा आजादी पाने की थी, स्वराज्य हासिल करने का था। लोग एक ख्वाब देख रहे थे, आजादी मिलेगी, अंग्रेज जाएगा देश से। लेकिन गांधी जी के द्वारा इस प्रकार के आंदोलन को अचानक स्थगित कर देना
लोगों के सामने एक बड़ी प्रश्न चिन्ह के रूप में आ गया। इसके बावजूद आम लोगों और कांग्रेस की आस्था महात्मा गांधी में बनी रही। कांग्रेस के भीतर भी के आवाज उठे गांधी के खिलाफ कि अब गांधी में नेतृत्व की क्षमता समाप्त हो गई है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर कन्याकुमारी के गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, इसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों दी गई। लाला लाजपत राय ने कहा इस देश के एक क्षेत्र के लोगों के द्वारा किए गए पाप का परिणाम पूरा देश क्यों भुगते। लेकिन महात्मा गांधी एक इतने सशक्त, इतने कद्दावर नेता बन चुके थे कि लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास गांधी जी में कायम रहा। निसंदेह आक्रोश लोगों में थी, लोगों ने व्यक्त किया, लेकिन गांधी के प्रति जो आस्था थी वो डिगा नहीं। महात्मा गांधी का यह आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ा, एक उद्देश्य दिया, एक रणनीतियां दी, और इसी बल पर आने वाले समय में भारत को आजादी हासिल हुई। तो सबसे बड़ी उपलब्धियां इस आंदोलन की कि भारतीयों को आपस में जोड़ा, एक मजबूत विचार दिया, एक नेतृत्व दिया, और आंदोलन के क्रम में किन किन बातों पर बल दिया जाए ये समझाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हेतु एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। अगले वीडियो के माध्यम से हम फिर आपके सामने एक अहम टॉपिक को लाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार।